हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा। अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा ना तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। पर हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग ना आज क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधार पर। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है MSc फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, ठीक। तो इन टॉपिक्स के ऊपर क्या आता है, क्वेश्चन आता है। सबसे पहले है क्लासिफाई द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि आज हम करने वाले हैं ये वाला। दूसरा है हम लोग का रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और सिलेक्शन रूल्स एंड स्पेक्ट्रा। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग को एनर्जी लेवल, स्पेक्ट्रा और सिलेक्शन रूल को बताना रहेगा, ठीक है। सो ये हम लोग का सेकंड टॉपिक है। उसी प्रकार से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी लेवल्स एंड स्पेक्ट्रा को डिस्कस करना है, ये हम लोग का थर्ड टॉपिक। उसके बाद आता है आइसोट्रोपिक सब्स्टिट्यूशन। आइसोट्रोपिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पता है? एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। इस क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। इस क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। सो जब भी हम लोग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इस Cl की जगह ये वाले Cl को रिप्लेस कर देते हैं, तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम में किस प्रकार से प्रभाव होगा, उसको हम लोग उस इफेक्ट को स्टडी करते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक बनता है। उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है ना, तो वो कितना बड़ा मिलेगा, है ना, और उसका इंटेंसिटी किस प्रकार से होगा, उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर आता है नॉन रिजिड रोटर, है ना, और लास्ट आता है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि है बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है हम लोग का रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतना में ही हम लोग को डील करना रहता है। सो पहला टाइप का जो क्वेश्चन हमें मिलता है एग्जाम्स में, वो है क्लासीफाई द मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पहला पार्ट है। एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल बी शो माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रम। सो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि माइक्रोवेव रोटेशनली एक्टिव होंगे, ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स दे देगा और पूछेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या है, रोटेशनली एक्टिव है। सो रोटेशनली एक्टिव होने के लिए मूवमेंट के पास जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके पास ना परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। अब ये डाइपोल मूवमेंट को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। सो ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और परमानेंट डाइपोल मूवमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। तो दो डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्या बन गया? दो पोल्स। और दो पोल्स बना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो हम लोग डाइपोल मूवमेंट किस प्रकार से निकालेंगे? चार्जेस इंटू सेपरेशन ऐसे निकालते हैं। तो चार्ज कितना है? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज Q है इंटू इन लोग के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? D है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट न्यू इज इक्वल टू Q इंटू D। डाइपोल मूवमेंट को न्यू से दर्शाते हैं और इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। डाइपोल मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल्स में होने के लिए चार्जेस का सेपरेशन होना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग HCl मॉलिक्यूल्स ले लें हैं और हमें इसमें देखना है कि इसमें डाइपोल मूवमेंट है कि नहीं है, ठीक है। सो डाइपोल मूवमेंट को पता लगाने के लिए इसमें चार्ज होना चाहिए। तो चार्जेस डेवलप होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग को समझना है। तो इसमें चार्जेस आएगा कि नहीं आएगा, उसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना रहता है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे कि ये एटम A है और ये एटम B है और इन दोनों के मिलने से मॉलिक्यूल बना हम लोग के पास, ठीक है। अब ये क्या है? हम लोग का सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन के शेयर के से बनता है। सो अगर पहला केस ये है कि ये जो B मॉलिक्यूल्स है ना, इन दोनों सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन है तो ये निगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस वजह से इसके ऊपर क्या आएगा? डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। और क्योंकि इसने अपना अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो दो पोल्स बन गया, ठीक है। सो डाइपोल मूवमेंट हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक डाइपोल मूवमेंट है। इसका डायरेक्शन इस प्रकार से निकालेंगे। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज हो जाएगा इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? D। तो ये मॉलिक्यूल्स में हम लोग का क्या मिल गया? डाइपोल मूवमेंट मिल गया। सो डाइपोल मूवमेंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चाहिए। अगर ये मॉलिक्यूल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा।
लेट सपोज ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल सिमिलर ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स जितना इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा ना, उतना ही ये मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो नेट कितना हो गया, देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इस केस में ना तो ये इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ना तो इधर जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, और चार्ज नहीं आया तो डाइपोल मूवमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पास डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस मॉलिक्यूल के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, देखो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन के बाद हम लोग का ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कम किसका रहता है, क्लोरीन का। सबसे ज़्यादा किसका रहता है, फ्लोरीन का। इसको ऑर्डर को जरूर से ध्यान रखना। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं H2 मॉलिक्यूल लूँ, तो H2 मॉलिक्यूल्स में जितना हाइड्रोजन इधर खींच रहा होगा उतना हाइड्रोजन इधर खींच रहा होगा, तो चार्जेस का सेपरेशन नहीं होगा, तो न्यू नेट कितना हो जाएगा, 0। नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0। इस वजह से ये क्या होगा, रोटेशनल इनएक्टिव होगा। तो क्या H2 मॉलिक्यूल्स रोटेशनल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, पूछा गया तो कैसे बताओगे, रोटेशनल इनएक्टिव है, क्योंकि उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है। इसके बाद है CH3F मॉलिक्यूल्स, है ना, CH3Cl। तो ये कार्बन, अब देखो क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इधर एक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पास न्यू नेट का वैल्यू 0 नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा, रोटेशनल एक्टिव होगा, ठीक है। अब आया CH2Cl2, ठीक है। CH2Cl2 को हम लोग 2 रूप में देख सकते हैं। एक तो हम लोग का Cl ऊपर ऊपर में है, तो इस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। सो ये जो सिग्मा बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसको खींचेगा। आप एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो दोनों का इफेक्ट किधर आएगा, सेंटर में आएगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या 0 होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। इस वजह से ये क्या होगा, रोटेशनल एक्टिव होगा। लेकिन इसी का ट्रांसफॉर्म देखें, तो ये एक इधर से खींच रहा है, ये एक इधर से खींच रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, 0। तो ये क्या होगा, रोटेशनल इनएक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को देखो, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, जिसको जितना से ये ऑक्सीजन इसको खींचेगा सिग्मा बॉन्ड को, उतने ही से ये ऑक्सीजन इसको खींचेगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, रोटेशनल इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो NH3। सो NH3 में भी ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस ये वाला जो बॉन्ड है ना उसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसकी वजह से नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो नेट डाइपोल मूवमेंट तो आएगा ही ना, आएगा ना, 0 तो नहीं होगा। इस वजह से ये क्या होगा, रोटेशनल एक्टिव होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो है, क्लासिफाई द रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2022 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। सो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये M1, M2, M3 इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये तीनों मास घूम रहे हैं, है ना। सो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से M1 का जो दूरी है वो R1 है, M2 का जो दूरी है R2 है, M3 का जो दूरी है R3 है। तो यहाँ पास हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है समेशन ऑफ MI/xi का स्क्वायर, है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर। अगर एक और मास होता तो M4 R4 का स्क्वायर ऐसे करते हैं, ठीक है। सो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। सो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप डिफरेंट एक्सिस के लिए ना हम लोग डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको हम लोग IA बोलेंगे। जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम लोग IB बोलेंगे, और जो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम लोग बोलेंगे IC, ठीक है। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे कि ये 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा है हम लोग का 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ तो इसको हम लोग ने बोला था IA, ठीक है। अगर मैं इस वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ तो इसको बोला था मैंने IB। सो ये 2 एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले मैं IB को निकालता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। सो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से M1 का जो दूरी है वो कितना है, 2 मीटर है, और M2 का जो दूरी है वो 3 मीटर है, ठीक है।
सो मैं आई बी कैसे निकालूंगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, जो कि हम लोग का फॉर्मूला है। सो यहाँ M1 क्या है ना, कोई से भी M1 M2 दोनों ले सकते हो। इसमें M1 को इसमें 2 kg का लिया है। सो M1 और इसका दूरी कितना है R, कितना है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस M2 कितना है 5 और R2 का स्क्वायर, R कितना है हम लोग का 2, तो इसका स्क्वायर करके लिखा। दोनों को जब हल किया तो कितना है 38 kg मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये निकल गया हम लोग का IB। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा वो क्या होगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर। अभी इस एक्सिस के अबाउट ये मूवमेंट, ये जो मासेस है इनका दूरी कितना है, वो तो इसी एक्सिस पे आ रहा है। सो इसलिए जो डिस्टेंस है R1 और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो चाहे 5 × 0 प्लस 2 × 0, तो टोटल कितना है, IA का वैल्यू 0 आया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं। सो हम लोग का क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रहेगा, तीन एक्सिस के अबाउट हम लोग को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, IA, IB और IC के अबाउट। ठीक है, सबसे पहला कैटेगरी आता है लीनियर मॉलिक्यूल्स। लीनियर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल HCl है। ठीक है, सो हम लोग IA, IB है ना, IB और IC है ना, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं और इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं। तो हम लोग को 3 डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। सो इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकला उसको हम लोग ने IA बोला। अब देखो जब हम लोग IA का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो मासेस है ना वो इसी एक्सिस के मिल रहा है, इसी एक्सिस में मिल रहा है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 0 होगा, जिसकी वजह से IA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये B एक्सिस के अबाउट और C एक्सिस के अबाउट घूमते हैं तो इनका जो वैल्यू रहता है बराबर रहता है। सो लीनियर मॉलिक्यूल्स में ये याद रखना कि IA का वैल्यू कितना हो गया, 0, और IB और IC का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। इसका एग्जांपल कौन सा है, HCl। नेक्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल्स है हमारे पास सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में हम लोग का क्या होता है, IB और IC का वैल्यू बराबर होता है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट और ये वाला एक्सिस के अबाउट, Y एक्सिस के अबाउट और Z एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो बराबर होता है, और जो X एक्सिस का के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो Z एक्सिस और Y एक्सिस के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से डिफरेंट होता है, बराबर नहीं होता। यानी कि बोल सकते हो IB = IC विच इज़ नॉट इक्वल टू IA। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब ये जो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स है ना, इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोलेट, दूसरा है ऑब्लेट। देखो प्रोलेट और ऑब्लेट में क्या होगा, देखो प्रोलेट और ऑब्लेट में IB और IC के वैल्यू दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स हैं। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में IB और IC बराबर होता है। तो प्रोलेट ऑब्लेट में IB और IC के वैल्यू बराबर हुआ। IB और IC का वैल्यू क्या है, बड़ा है किससे, IA से। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलेट। प्रोलेट का एग्जांपल मिथाइल फ्लोराइड जो हमने पहले देखा था। सो ये हो गया हम लोग का IA, ये हो गया हम लोग का IB और ये हो गया हम लोग का IC। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रोलेट का एग्जांपल। ऑब्लेट का एग्जांपल है BCl3। ठीक है, IA बड़ा होता है किससे, IB और IC से। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है हम लोग का स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में ना, व्हेन ए मॉलिक्यूल्स हैज़ ऑल द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आइडेंटिकल, जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। यानी कि क्या होगा, IA के वैल्यू IB के बराबर होगा और IB के वैल्यू IC के बराबर होगा। तीनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है परफेक्टली टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स। परफेक्टली का मतलब क्या होता है, ये जो एटम अटैच है ना टेट्राहेड्रली और ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। तो सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो सभी हाइड्रोजन है, अगर फ्लोरीन है तो सभी फ्लोरीन है, ऐसे करके। सो इसको बोलते हैं परफेक्टली टेट्राहेड्रल, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल। अगर यहाँ पास कोई भी मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाता तो यहाँ ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स नहीं होता। तो इस केस में ये स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल नहीं होता है ना, तो ये स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट कैटेगरी आता है हम लोग का एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। सो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में कोई सभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर नहीं होता। IA का वैल्यू IB के बराबर नहीं है, IB का वैल्यू IC के बराबर नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल है H2O, वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है CH, ये C
इधर H, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। आप लोग मुझे ये बताना कि अगर मैं इस क्लोरीन को हाइड्रोजन के जगह रिप्लेस कर दूँ, मतलब क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगा दूँ, तो क्या ये एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स रहेगा क्या अभी भी, है ना? इसको कमेंट करके जरूर से बताना। आई होप आप सभी को ये समझ आया है। समझ आए तो जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, है ना? धन्यवाद।